अब संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर हो गया। अब प्रश्नकाल अब चलने दीजिए, अब फिर ले लेंगे, आपका ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय, नियत बना के ही चलते हैं ये लोग कि प्रश्नकाल को बाधित करना। प्रश्नकाल मान्य सदस्यों का है, क्षेत्र की जनता का मामला है। कितना मेहनत से लोग यहाँ पर प्रश्न डालते हैं और इस प्रश्नकाल को ये लोग अबाधित करके सारा चौपट कर देता है। और माननीय सदस्य का पीड़ा इसलिए है कि 2 प्रश्न लगातार इनका है। सही बात है, चलिए। माननीय महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में आबुआ आवास के लिए निर्धारित लक्ष्य 6,50,000 के विरुद्ध अब तक 6,43,106 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 1,88,849 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यानी शेष आवास 2026-27 में पूर्ण कराने का प्रस्ताव है। महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे आवासों को समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री। बहुत ही प्रासंगिक सवाल, जनता से जुड़ा हुआ सवाल लाया है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करती हूँ। उनका जो सवाल है वो अबू आवास और प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ, पूरे सदन को भी, कि 15-16 से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण राज्य में शुरू हुआ और 2022 में जब से महागठबंधन की सरकार आ गई, कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ, सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो 3 साल बीच में जो चुनाव के आसपास या राज्य सरकार को नॉन कॉपरेशन में 3 साल प्रधानमंत्री आवास इस राज्य में कोई एलोकेशन नहीं हुआ, कोई आवंटन नहीं हुआ। 2022 से लेकर 24 तक स्थिति को देखते हुए और यहाँ के ग्रामीणों की आवश्यकता को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम और आवश्यकता के अनुरूप उसके लिए आवंटन भी 2 लाख रुपए प्रति यूनिट अबू आवास के लिए सैंक्शन किया गया। सरकार आपके द्वार योजना के तहत 1 साल वो आवेदन लिया और उसमें करीब 22 लाख लोगों का आवेदन आया और सही लाभुकों का चयन करके जो सर्वेक्षण है उसके अनुरूप करीब 16 लाख आवास जो है और की मांग अबू आवास की गई और उसमें से 6.5 लाख आवासों पर काम चल रहा है और आने वाले सालों में फेज वाइज उस पर काम होगा। और जहां तक सल्थान परगना से संबंधित आपका सवाल है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने जब केंद्र सरकार से संपर्क किया और आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आवास भी उसी प्रकार से दिया जाए, तो फिर से शुरू हुआ और उसके हिसाब से अध्यक्ष महोदय आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संथाल परगना में करीब 5,40,000 आवास, अबू आवास से 1,71,348 आवास जो है किया जाए। पीएम जनमन के माध्यम से भी जो हमारे सुदूर आदिवासी भाई बहन हैं पीवीटीजी के, उनके लिए भी 26,000 आवास सैंक्शनड है और बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के तहत 16,000, तो ऐसे करीब 7.5 लाख आवास संथाल परगना के लिए स्वीकृत है जिस पर काम चल रहा है। 5 लाख आवास इसमें पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन यह मांग जो अबू आवास की ज़्यादा है वो इस वजह से भी है कि केंद्र सरकार अभी भी प्रधानमंत्री आवास में प्रति यूनिट 1,20,000 रुपये ही दे रहे हैं और राज्य सरकार राज्य संपोषित अपने संसाधनों से जो आज अबू आवास दे रही है उसके लिए 2 लाख प्रति यूनिट जो है लाभुक को दिया जा रहा है, ग्रामीण को दिया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवास कर सकें और इसी के तहत हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए भी सिर्फ हमारा झारखंड राज्य नहीं बल्कि भाजपा शासित राज्यों के भी मंत्रियों ने जब भी केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक हुई है और रिव्यू ले गया, पिछले बार भी बजट के समय जब हम लोगों से मंतव्य लिया जा रहा था तो हम लोगों ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री आवास
महंगाई को देखते हुए प्रति यूनिट 2 लाख करें। इस बार के बजट के पहले भी मंतव्य जो मंत्रणा की गई उसमें भी हम लोगों ने बात रखी, लेकिन केंद्र से उस राशि को नहीं बढ़ाया गया। और क्योंकि आवश्यकता है तो सिर्फ संथाल पढ़ना ही नहीं, राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी आने वाले समय में फेज वाइज अबू आवास की संख्या को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और इस बार के बजट में 4,400 करोड़ रुपए अबू आवास के लिए आवंटित किया गया, जिससे हम लोग जो जिन आवासों पे काम चल रहा है उसको भी पूर्ण कर पाएंगे और इस साल हम लोग नए आवासों की भी स्वीकृति कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य महोदय, इन्होंने माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से पूरे प्रश्न का जवाब एक ही बार की दे दिया, हमारा उसमें पूरक प्रश्न है महोदय, तीसरा में संथाल पड़ा में वास्तविक लाभुकों को 100% ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने, सर्वे कार्य एवं आकस्मिक जांच कराने और पीएम आवास योजना में वृद्धि करने संबंधी है। क्या सरकार संथालपड़ा के प्रत्येक जिला में वास्तविक लाभुकों को 100% ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने, इस प्रयोजन गलत लोगों को आवास आवंटित ना हो या आवंटित हो गया है तो इसकी जांच कराने और पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से राशि में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास के संबंध में ब्यौरा हमने मांगा है। ये केंद्र सरकार का जो राशि है पीएम आवास में, ये उनके संख्या के बारे में मैंने नहीं पूछा है। मैंने पूछा कि यदि आप विभाग की तरफ से प्रयास करके भारत सरकार को ये बताने के लिए, आप समझाने के लिए आप उनको तैयार करें कि अबुआ आवास योजना में जो आवंटन है उस आवंटन के अनुरूप यदि पीएम आवास में भी पैसा मिले तो हमको लगता है कि अबुआ आवास पर जो लोगों का जोर है, उसका डिमांड है, वो कम हो जाएगा और फिर एक तरह का आवास यहाँ पर बन सकता है और इससे लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के का जो पूरक है या उसके माध्यम से जो सुझाव है उससे हम लोग सहमत हैं और हम लोगों ने भी कई बार पत्राचार के माध्यम से और जो हम लोगों की बैठक हो रही है केंद्रीय मंत्री से, उसमें लगातार इस बात की मांग हम लोगों ने की है कि झारखंड में करीब अभी भी 20 लाख आवास जब बनेंगे तो सभी लोगों का आवास पूर्ण होगा, कोई भी पक्के छत के बिना नहीं होगा। तो संख्या को भी लेकर के और जो प्रति यूनिट प्रति मकान आवास जो सहयोग राशि है उसको भी बढ़ाने की मांग हम लोग लगातार करते रहे। पिछले 2 बजट से हम लोगों ने यह मांग केंद्र सरकार के सामने रखा है, लेकिन उस पर अभी तक कुछ सकारात्मक आया नहीं है। माननीय विपक्ष के साथी हैं हम लोगों के साथ, आप लोगों के क्षेत्र के लोग भी मांग करते होंगे। महंगाई को देखते हुए यह राशि अगर बढ़ा दी जाए तो उसमें बहुत मतलब ये जनता के हित में बड़ी बात होगी। लेकिन उन बातों के बावजूद राज्य सरकार लगातार अबुआ आवास को पूर्ण कराने और नए आवासों का निर्माण कराने के लिए कर रही है। स्थिति यह है कि माननीय सदस्य इस हाउस में पक्ष के हों विपक्ष के हों वो अवगत हैं, उनके क्षेत्र में भी जो ग्रामीणों से मांग आ रही है कि आप हमें प्रधानमंत्री आवास न देकर अबुआ आवास ही दें। हम लोग उसकी राशि इस बार बहुत अच्छा आवंटन हुआ है, 4,400 करोड़ रुपए विभाग को मिले हैं अबुआ आवास के लिए। उससे हम लोग जितना संभव होगा बनाएंगे और फेज वाइज अबुआ आवास लिया ही जाएगा। अगर केंद्र सरकार इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो राज्य सरकार की तैयारी है कि हम लोग अगले 5 साल में जिन लोगों के आवास की मांग है उसको पूर्ण कराने का काम करें। एक और बात जो आते हैं इन मामलों में शिकायतें रहती हैं कि सही लाभुक को नहीं मिल रहा है। तो पहले बीपीएल सूची वगैरह की बात थी, बीपीएल सूची की गड़बड़ी के वजह से कई सारे ऐसे लोगों को भी मिल जा रहा था जिनका पहले से ही पक्का मकान था। तो एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है और उसमें जो सही लाभुक हैं, सर्वेक्षित लाभुकों में जो अयोग्य लाभुकों को हटाने का काम किया जा रहा है और राज्य स्तर पर कुल 1 लाख
91,000 लाभुकों का रैंडम आधार पे जांच किया गया है और संथाल प्रमंडल में कुल 2,65,000 लाभुकों का सर्वेक्षण करके सत्यापन का कार्य पूर्ण किया गया है, ताकि सही लाभुकों को, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है और जिनका मकान कच्चा है, उनका आवास का निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय। अब माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू, दूसरा प्रश्न। राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग बुलवाते हैं। प्रधानमंत्री आवास में केंद्र सरकार को उसके लिए राशि देना चाहिए। यहाँ एडिशनल हम लोग हेल्प करेंगे प्रधानमंत्री आवास में, प्रति आवास 50,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से एक अलग कमरे के निर्माण के लिए दिया जा रहा है। तो 1.5 और 2 हो गया। आप लोग कितना पैसा बचाइएगा, कहाँ लेके जाइएगा? क्या सिर्फ केंद्र सरकार पैसे इकट्ठा करके प्रचार प्रसार का ही काम करेगी, या कमजोर राज्य जो झारखंड जैसे राज्य है उन लोगों का सहयोग भी करेगी? आप 2 लाख रुपए में नवीन जी आप अपने घर का एक कमरा भी पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि गरीब अभी 2 लाख रुपए में ही फंसा रहे। आप नहीं दे सकते। केंद्र सरकार से अगर आप सहयोग नहीं करा सकते हैं तो ऐसे असंवेदनशील बात करके, इस विषय को अच्छी तरह से समझते हैं, बात करके आखिर कुछ भी हो चुनाव यहीं से लड़ना है। का परिचय ना दें। इस तरह के असंवेदनशील बात गरीबों के मामले में आप लोग ना बोले, अच्छा होगा। चलिए हेमलाल, दूसरा प्रश्न। जी, दूसरा प्रश्न मेरा इस प्रश्न में पहला पूरक है महोदय। विगत 1 वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी कोड के अंतर्गत कुल आमंत्रित निविदा के अंतर्गत निष्पादित टेंडर और पेंडिंग टेंडर का ब्यौरा क्या है, और ऐसे पेंडिंग टेंडर्स को पीडब्ल्यूडी कोड के अंतर्गत पेंडिंग रखने एवं ऐसे टेंडर को रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का एग्जिस्टिंग रूल्स क्या है? माननीय मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार भी यह सवाल था, उसमें बहुत स्पष्टता से हम लोगों ने अपनी बातों को रखी थी और मैं फिर दोहराऊंगी कि पीडब्ल्यूडी कोड के नियम एवं प्रावधानों के आलोक में निविदाओं का निष्पादन सक्षम प्राधिकार 5 करोड़ की योजनाओं तक मुख्य अभियंता और 5 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं हेतु अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा किया जाता है। निविदा के माध्यम से तकनीकी रूप से सक्षम और न्यूनतम दरदाता को कार्य आवंटित किया जाता है। बिड वैलिडिटी के बारे में माननीय सदस्य अवगत हैं। वो पूर्ण हो जाने के बाद जो आवेदन करता है, जो निविदा में हिस्सा लिए हैं, उनसे एक्सटेंशन के लिए विभाग के द्वारा मांग किया गया है। उन बिड वैलिडिटी बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं कि विभाग में जिस समय से हम लोग संभाले, कुछ इस बात को सदन में माननीय सदस्यों के सामने रखने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि जो कार्य करने की पद्धति थी उसमें सुधार, व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। हम लोगों ने उसका प्रयास किया, उसमें कुछ कड़े कदम उठाए गए। जो कमेटियां थी उनको भंग किया गया, जो सक्षम लोग थे या जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को लाया गया है, और जो टेंडर का निष्पादन का काम है, कैंसिलेशन का जो हम लोगों ने आदेश दिया था, माननीय सदस्यों के द्वारा जो हम लोगों को पत्र मिला और विभाग के इस कमिटमेंट पर, जो पदाधिकारी हैं उनके इस कमिटमेंट पर कि जो पहले निविदाएं साल 1.5 साल पहले की गई हैं उसका निष्पादन 30 दिन के अंदर हम लोग करेंगे। तो बिड वैलिडिटी के लिए मेल मंगाया गया है और आज भी एक बैठक है विभाग में जहां ये जो पेंडिंग निविदाएं हैं उसका निष्पादन की शुरुआत की जा रही है। महोदय, माननीय मंत्री जी कर्मठ है, लेकिन पता नहीं इनका पीठ पत्र भी जब लिखती है उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होता है, अमल नहीं होता है। तो दूसरा मेरा खंड है, मेरे प्रश्न के आलोक में निविदा के काल में भाग लिए गए निविदाकारों तकनीकी मूल्यांकन का कार्य पूर्ण करने के लिए पीडब्ल्यूडी कोड के नियम क्या हैं और जनहित एवं राजहित में इसे तकनीकी मूल्यांकन के लिए सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई समय सीमा का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? महोदय, इस टेंडर प्रक्रिया में
एक तो राज्य की जनता का क्षति हो रहा है, बाकी जो निविदा दाता का उन लोगों का क्षति होता है, और इस क्रम में पूरे का पूरे लोगों को इकोनॉमिक लॉस भी बहुत होता है। तो महोदय इसको बहुत ही गंभीरता से सोच करके माननीय मंत्री को नियम बनाया जाए, और यदि ये पीडब्ल्यूडी कोड से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है तो बहुत सारा कानून तो देश में अंग्रेजों के समय बना और आज के संदर्भ में वो सही नहीं है, तो वैसे कानून को तो लोग समाप्त कर दिया। तो हम देखें इसको समीक्षा करके इस कोड को, क्या यहाँ की जनता के हित में है या ना है, नहीं है तो नए कोड का निर्माण फिर करना चाहिए, ये हमारा विचार है। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी मंत्रालय संभाले हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो डिफिकल्टीज है उसको भी समझते हैं। कई सारे हमारे पदाधिकारी बहुत समर्पित हैं, सक्षम हैं। कोविड जैसे समय में बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य को संभालने का काम किए, लेकिन उसी में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं। तो कहीं कोई कमी थी तो उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने पीत पत्र लिखा। उस पीत पत्र के ना मानने को हम लोगों ने ईगो का विषय ना बनाते हुए माननीय सदस्यों की तरफ से ही आग्रह आया कि अब इसको कैंसिलेशन होने से बहुत समय खराब होगा। हम लोग भी उस बात को समझ रहे थे, और लोगों का समय का लॉस ना हो, काम निविदाओं का निष्पादन समय से हो, निविदाओं के निष्पादन के बाद कार्य समय से पूर्ण हो, इस बात को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोगों ने विषय लिया। लेकिन राज्य के हित में, जनहित में, जो संवेदक हैं उन लोगों के हित में, और जिन जनता को हम लोग जवाबदेह हैं उनके हित में हम लोगों ने एक और मौका विभाग को दिया है। उस पर काम चल रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो पहले जो निविदा हो चुका है उसका निष्पादन अब तो 30 दिन से कम समय है, 20 दिन के अंदर किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और जो बात पीडब्ल्यूडी कोड को लेकर के आई है, मैं व्यक्तिगत तौर पर हम लोग भी सच। एक मिनट नीरज जी, एक जवाब मेरा जी डोंट मारमानिंग मीना जी। तो पीडब्ल्यूडी कोड के बारे में मुझे भी लगता है कि उसमें चेंजेस की जरूरत है। जैसे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को लेकर के बहुत लोगों की परेशानी, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र के जो सड़क हैं उनका पथ निर्माण कराए ताकि और चौड़ी सड़कें और बेहतर हों। लेकिन कुछ ऐसे नियम ऐसे हैं जो मुझे लगता है इरेलेवेंट है, उसमें बदलाव करने से भी जनता का हित है उसमें, और क्षेत्र के कनेक्टिविटी के लिए वो बेहतर होगा। तो उन चीजों पर समीक्षा विभाग कर रही है। आने वाले साल में हम लोग इन चीजों पर भी सुधार करेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन। कि ये रवैया ठीक है, उत्तर मिलना चाहिए सभी माननीय विधायकों को। कल भी यह प्रश्न आया था, और कल जो हमें उत्तर मिला था अध्यक्ष महोदय प्रश्न का, वो इतना भेग था जो मैंने आपके अभी अध्यक्ष कक्ष में भी जाके चर्चा की है। तो इस प्रकार के उत्तर नहीं, मैं किसी स्कूल में शिक्षक मांग रहा हूँ, 60 वर्षों से वहाँ स्कूल चल रहा है, तेलियाटिकर उच्च विद्यालय। कल जो मेरा प्रश्न था, और विभाग से उत्तर आता है कि नहीं उसके बच्चे बगल में जा रहे हैं, तो यानी वहाँ शिक्षा की जरूरत नहीं। मान्य सदस्य, हम आपको लिख के भी देना चाहते हैं। आप हमको लिख के दे दीजिए। बिल्कुल, लेकिन सर बार बार केवल टालने से नहीं होगा, इसके समाधान होगा। आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको उठाना चाहिए माननीय प्रदीप जी, आप हो या कोई भी माननीय सदस्य हो, जिनके साथ इस तरह का हो रहा है उसका सूचना आप लिखित रूप से हमको दे दें। हम संबंधित विभाग से और संबंधित विभाग के मंत्री से एनएच का डायवर्सन का मामला था सर यहाँ का अध्यक्ष महोदय, और उसके उत्तर नहीं आए। अब हम तो पहले बोल चुके हैं नवीन जी की 2 का ही, उसके बाद आपका सुनेंगे, उसके बाद बोलिए। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार जो अभी चल रही है कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन से, सभी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, सिख सभी एक प्रेम भाव से पूरे झारखंड में निवास करते हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना ही है कि हिंदुओं पर टारगेटेड जब हिंदू का त्योहार आता है, रामनवमी आता है, तो डीजे पर प्रतिबंध। मैं कहता हूं अगर डीजे पे प्रतिबंध हिंदुओं के रामनवमी और जुलूस में है, तो
क्या सभी त्योहारों में प्रतिबंध है? कोई केवल हिंदुओं पर ही टारगेट होगा? आज हजारीबाग का मामला जिस तरह से है अध्यक्ष महोदय, हम लोग कहाँ जाए? क्या हम लोग धर्म परिवर्तन कर ले? अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हजारीबाग में लगातार वहां के लोगों को, वहां के श्रद्धालुओं को जो चैत्र रामनवमी है उस पे इस तरह का आरोप लगा के प्रताड़ित करके पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाना कहीं से नहीं आने। जब बात होगी रामनवमी का तो ये बात करते हैं गैस सिलेंडर का, ये बात करते हैं तेल का। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का माननीय सदस्य शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, आप बातों को नवीन जी